नमस्कार। मध्यकालीन भारत का ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय में हम तुर्कों का भारत के ऊपर आक्रमण और उनका भारतीय प्रतिरोध, ये इस विषय पर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तुर्की आक्रमण से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में जो भारतीय राज्य थे वो छोटे छोटे भागों में विभाजित थे और कोई बहुत शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता हमारे पास नहीं थी। 712 में देश के ऊपर पहला अरबी आक्रमण हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं अरबी आक्रमण का उल्लेख कर रहा हूँ। भारत में पहला जो इस्लामिक आक्रमण हुआ है, पहला जो सफल इस्लामिक आक्रमण हुआ है वो अरबों का है और ये अरब सिंध के ऊपर, सिंध के तत्कालीन शासक दाहिर को अरबों ने पराजित किया था। उनका जो सेनापति था, अरबों का जो सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तत्कालीन भारतीय राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के हाथों पराजित हुए थे और युद्ध भूमि में शहीद हुए थे। अरबों ने मुल्तान और सिंध के एक बहुत बड़े भूभाग पर न केवल कब्जा किया था बल्कि एक बहुत बड़ी भारतीय जनसंख्या को उन्होंने इस्लामीकृत भी किया था, उनका इस्लाम धर्म में परिवर्तन भी किया था। भारत की ये पहली पराजय निश्चित रूप से आने वाले भारत के सम्मुख एक गंभीर चुनौती की एक चेतावनी थी। ये चेतावनी थी कि अगर भारत एक नहीं हुआ तो इस तरह के आक्रांता देश में आते रहेंगे। अरबों की सिंध विजय के बाद भी इन आक्रांताओं की हिम्मत देश के ऊपर आक्रमण करने की बनी रही, परंतु देश के भीतरी भागों में इतने शक्तिशाली भारतीय राज्य मौजूद थे जो कि अरबों की चुनौती का या इस्लाम की नई जो चुनौती थी उसका मुकाबला करने में समर्थ थे। और विशेष रूप से जब इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश की कोशिश की तो भारत में गुर्जर प्रतिहारों के नेतृत्व में जो शक्तिशाली राज्य थे, राजपूताना के राज्यों पर जो गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन था, उन गुर्जर प्रतिहारों ने बहुत वीरता से इन आक्रांताओं का मुकाबला किया था और उन्हें भारत में घुसने से रोका था। सिंध विजय के बाद ये गुर्जर प्रतिहारों का एक सफल प्रतिरोध था जो कि इस बात का द्योतक था कि एक समर्थ, एक शक्तिशाली भारत आक्रांताओं को भारत की सीमा में घुसने से रोक सकता है। ये तो बात हुई अरबी आक्रमण की, परंतु अरब आक्रमण को तो हमने रोक लिया, परंतु अभी भारत सुरक्षित नहीं था पर सावधान भी नहीं था। अब अगला जो आक्रमण होने वाला था वो अरबों के द्वारा नहीं था, और जो अगला आक्रमण था वो तुर्कों के द्वारा था, जो दूसरी नस्ल है। यानी कि अब जो भारत पर आक्रमण हुआ, जो 9वीं शताब्दी की हम बात कर सकते हैं, 9वीं शताब्दी की अब मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं जो सिंध के ऊपर आक्रमण हुआ था वो 7वीं शताब्दी की बात है। अब 9वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का जो प्रयास हुआ वो तुर्कों के द्वारा हुआ और ये तुर्क जो थे सबसे पहले जो अब्बासी साम्राज्य था खुरासान का, उस अब्बासी साम्राज्य में एक राजमहल की गार्ड के रूप में, राजमहल के रक्षक के रूप में वहाँ पर अब्बासी साम्राज्य के सैनिकों के रूप में, किराए के सैनिकों के रूप में, भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती हुए थे। ये तुर्कों का हमारा प्रारंभिक इतिहास है। यानी कि अब्बासी साम्राज्य में एक भाड़े के सैनिकों के रूप में वहाँ इन्होंने राजमहल के अंदर प्रवेश किया था और उसके बाद जैसे ही जो अब्बासी साम्राज्य कमजोर पड़ा, केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ी, वैसे ही इन्होंने, इन तुर्कों ने अपने अलग अलग राज्य स्थापित करने की कोशिश की। ये तुर्क जो थे वो कई नस्लों में, कई भागों में विभाजित थे। इन तुर्कों की कई नस्लें थी। उन नस्लों में सल्जुक तुर्क थे, एक शाखा इन तुर्कों की गिज थी, एक शाखा इनकी खिताई थी,
एक साकान की कलयुग थी और एक साकान की एल्बारी थी। ये अलग अलग कबीले थे, अलग अलग ब्रांचें थी, शाखाएं थी, और ये अलग अलग कबीलों की शाखाओं ने अलग अलग राज्यों में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। यानी कि अब बात है जो अब्बासी साम्राज्य था, जो प्रारंभिक जो राज्य था इस्लाम का, उस राज्य के कमजोर पड़ते ही, अब्बासी साम्राज्य के कमजोर पड़ते ही, इन तुर्कों ने, जो कि एक सैनिक के रूप में, एक गार्ड के रूप में अब्बासी साम्राज्य के अंदर भर्ती हुए थे, उन्होंने अपने अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। और कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इन तुर्कों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। और इस्लाम, और इसके बाद जिन तुर्कों ने इस्लाम ग्रहण किया था, उन तुर्कों ने धीरे धीरे जो गैर इस्लामी जो तुर्क थे, उनके साथ संघर्ष उन्होंने प्रारंभ कर दिया। यानी कि अब ये तुर्क दो भागों में विभाजित थे। एक वो तुर्क थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, और एक वो तुर्क थे जिन्होंने अभी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। तो इस्लामीकृत जो तुर्क और जो गैर इस्लामीकृत जो तुर्क थे, उन दोनों के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मात्रा में इन तुर्कों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को, इन तुर्कों ने अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक घोषित कर दिया। ये 9वीं शताब्दी की घटना है, जब ये तुर्क इस्लाम ग्रहण कर रहे हैं, जब ये तुर्क अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा संरक्षक घोषित कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने अपना जो मूल पेशा था लूटमार का, वो भी जारी रखा, और इस्लाम का प्रसार भी इन्होंने शुरू कर दिया। अब जो भारत के ऊपर जो आक्रमण होने जा रहा था, वो अरबों का नहीं था। अब भारत पर जो आक्रमण होने वाला था, वो तुर्कों का था। इस्लाम की रक्षा के साथ साथ उनका लूटमार भी एक पेशा था, और इस लूटमार के पेशे के साथ साथ वह अब हिंदुस्तान की ओर बढ़ने वाले थे। और ये जो तुर्क थे, प्रारंभिक जो तुर्क थे, वो गजनी के थे। कहाँ के थे ये प्रारंभिक तुर्क? ये गजनी के थे। गजनी अफगानिस्तान में एक पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्रदेश है। वहां गजनी में इन तुर्कों ने अपना पहला राज्य स्थापित कर लिया, और ये गजनी के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर अब घुसने का प्रयास करने लगे। यानी कि याद रखिए, पहले जो तुर्क थे जो हिंदुस्तान में घुसे थे, वो गजनी के थे। इससे पहले अरब थे, परंतु अब जो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश जो करेंगे, या हिंदुस्तान में इस्लामी राज्य स्थापित करने की जो लोग कोशिश करेंगे, वो गजनी के लोग थे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में घुसने की पहली कोशिश जो थी, वो गजनी के तुर्कों की थी। यहाँ पर जो वंश था, ये अपने आप को यामनी वंश कहता था। यानी कि गजनी के जो तुर्क थे, अपने को यामनी वंश का कहते थे। 962 ईसा की घटना है। याद रखिए, 962 ईसा में अल्पगीन नामक एक तुर्क गुलाम, एक तुर्क जाति से तुर्क है, परंतु वो गुलाम है। वो खुरासान के जो सामानी राज्य था, वहां का सेनापति हुआ करता था। यानी कि अल्पगीन खुरासान के सामानी साम्राज्य का सेनापति था। और जैसे ही सामान्य जो साम्राज्य था वो कमजोर हुआ, वैसे ही इस अल्पगीन ने मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। दोबारा सुन लीजिए कि 962 ईस्वी का जो सन था, ये जो वर्ष था, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत के सीमांत पर एक मजबूत तुर्की राज्य स्थापित होने जा रहा था, जो आगे आने वाले भारत के लिए खतरे का एक चिन्ह था, खतरे की एक चेतावनी थी। 962 में अल्पगीन नामक एक तुर्क गुलाम, जो कि किसी समय में खुरासान के सामान्य राज्य था, सामान्य जो वंश था, उसका सेनापति हुआ करता था। अपने पेशे से ये गुलाम था। पता नहीं किसका गुलाम रहा होगा, कहाँ का रहा होगा, इस बात की कम से कम मुझे जानकारी नहीं है। ये गुलाम गजनी के अंदर, मध्य एशिया के अंदर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। और इसकी मध्य एशिया की जो उसकी राजधानी थी, इस अल्पगीन की, वो राजधानी गजनी थी। यानी कि अब ये अल्पगीन जो था, वो गजनी साम्राज्य का, या जो ये तुर्की नया जो तुर्की राज्य था, उसका स्वामी था। और इसने अपने आप को यामनी वंश का घोषित किया। और 963 ईस्वी में, यानी कि 962 में गद्दी बैठा, और मात्र 1 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। तो अल्पगीन जो था, वो पहला तुर्क था जिसने कि गजनी वंश की स्थापना की थी।
ये गजनी का ये दौर था। इसका भारत के साथ कोई टकराव नहीं हुआ था, इसने कोई भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, परंतु ये निश्चित है कि भारत के सीमांत पर एक शक्तिशाली तुर्की राज अब स्थापित हो गया था और जिसकी नींव पर जिसकी आकांक्षाओं में अब भावी भारत का भविष्य निहित था। और अब इस अल्पगीन यानी कि 1 साल शासन करने के बाद, 1 साल में गजनी का शासन रहा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 963 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हो गई, अल्पगीन की मृत्यु 963 में हो गई। और इसके बाद इसका बेटा था, उसका नाम था इसहाक। इसहाक जो इसका बेटा था वो गद्दी पे बैठा। मात्र 3 साल तक इसहाक गद्दी पे रहा। 3 साल बाद, 3 साल के अंदर ही इसहाक नामक जो उत्तराधिकारी था उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चूंकि इसहाक का कोई उत्तराधिकारी कौन था इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, परंतु इसहाक की मृत्यु के बाद उसका एक सेनापति था, उसका नाम था बल्गीन। उसका नाम था बल्गीन। उसने गजनी की सत्ता को छीन लिया। अब इसहाक के बाद बल्गीन जो कि इसहाक का सेनापति था वो गद्दी पे बैठ गया और ये 972 तक गद्दी पे बैठा। 972 तक यानी कि हमने 962 में अल्पगीन गद्दी बैठा है और 972 यानी कि 10 साल के अंदर ये तीसरा शासक है और बल्गीन गद्दी के सिंहासन में बैठ गया। इसके समय में भी भारत के ऊपर कोई आक्रमण हुआ होगा या इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की होगी, इसकी कोई हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। उसके बाद बल्गीन के बाद पिराई जो अल्पगीन का दास हुआ करता था, यानी इस जो पहला शासक था अल्पगीन का एक दास था पिराई। अल्पगीन का एक दास था पिराई, वो सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गया। अब गजनी के ऊपर पिराई का शासन हो गया। पिराई के शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताता हूं कि पिराई के शासन काल में जयपाल जो कि हिंदुशाही वंश के शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने जब ये सुना कि पिराई हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जयपाल भारत के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने आक्रमण की संभावना मात्र से ही गजनी के ऊपर आक्रमण किया था। यानी गजनी के ऊपर आक्रमण करने वाला शायद भारत पहला राज्य था और उसका उनके जो शासक थे वो जयपाल थे, भारतीय शक्तिशाली शासक। उन्होंने गजनी को आक्रमण किया था और पिराई की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जयपाल का या भारत की सेनाओं का वो मुकाबला कर सके। जीत निश्चित थी, परंतु उसी समय जो पिराई का सेनापति था सुबुक्तगीन वो आ गया और इस सुबुक्तगीन के नेतृत्व में जो सेना थी उसने भारतीय सेना को हरा दिया। जयपाल जो कि गजनी के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया था पराजित हो गए। सुबुक्तगीन जो पिराई का सेनापति था उस सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित कर दिया। अब निश्चित रूप से अब ये जो नया सेनापति था सुबुक्तगीन वो लोकप्रिय हो गया आम जनता में, आम इस्लामी जनता में। अब वो लोकप्रिय था क्योंकि उसने एक भारतीय शासक को हराया था और इसका परिणाम ये निकला कि थोड़े समय बाद ही पिराई को इस सुबुक्तगीन नामक इस सेनापति ने गद्दी से हटा दिया और 977 ईस्वी में पिराई ये सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठ गया। पिराई को हटा के सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पे बैठ गया। अब पिराई के शासनकाल में जो भारत से संघर्ष की शुरुआत होती है वो आगे जाके लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि सुबुक्तगीन ने भारतीय राज्य को पराजित किया था। इसलिए सुबुक्तगीन और भारत के राज्यों की एक दुश्मनी, एक परंपरागत लड़ाई हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और गद्दी में बैठने के साथ ही इस सुबुक्तगीन का अपने सीमांत जो भारतीय राज्य था, जो अपने आप को हिंदुशाही वंश का कहता था, उस राज्य के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। 986 ईस्वी में यानी कि 977 में सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठा और 986 में सुबुक्तगीन ने हिंदुशाही वंश के सीमांत दुर्गों और सीमांत प्रदेशों पर पहला आक्रमण किया। यानी कि अगर हम अरबी आक्रमण के बाद 712 के बाद अगर हम दोबारा इन आक्रांताओं की आक्रमण शैली का विश्लेषण करें तो एक लंबे समय बाद इनकी हिम्मत दोबारा हिंदुस्तानी सीमांत प्रदेशों पर हिंदुस्तानी दुर्गों को जीतने की
हो रही थी। सुबुद्दीन ने आनंद शाही वंश के या भारतीय राजवंश के सीमांत प्रदेशों को, सीमांत दुर्गों को जीता और लूटा। और इस तरह सीमांत प्रदेश शायद अब सुबुद्दीन के जो भारतीय प्रदेश थे सीमांत के, वो सुबुद्दीन के अधिकार में आ गए। जो तत्कालीन वंश, जो उस समय का तत्कालीन जो हिंदू राजवंश था, भारतीय राजवंश था, उसने सुबुद्दीन का मुकाबला किया था, परंतु 986 में लमगान का युद्ध हुआ था। लमगान के युद्ध में पहली बार भारतीय सेना और तुर्की सेना बड़े पैमाने पर आमने सामने युद्ध में उतरी थी। युद्ध में निश्चित रूप से विजय हो जाती भारतीयों की, परंतु दुर्भाग्य से रात में एक बर्फीला तूफान आया जिसमें कि जयपाल की सेना तितर बितर हो गई। यानी कि एक दुर्भाग्य का क्षण था कि हमारी विजय हमारी पराजय में बदल गई। एक तूफान ने हमारा रास्ता रोक लिया, एक तूफान ने भारतीय सैनिकों का रास्ता रोक लिया, सेना तितर हो गई और जयपाल को इस सुबुद्दीन से पराजित होना पड़ा। एक अपमानजनक संधि जयपाल को इस सुबुद्दीन से करनी पड़ी। इस तुर्क जो नेता था, तुर्क जो शासक था गजनी का, उसे एक अपमानजनक संधि जयपाल को करनी पड़ी। उस संधि में 10 लाख दिरहम जयपाल को, सुबुद्दीन को देने थे। इसके अलावा 50 हाथी और अनेक घोड़े, ये एक समझौता था। यानी कि जयपाल पराजित हुए थे, उस पराजय के बदले में एक बहुत बड़ी धनराशि यानी कि 10 लाख दिरहम, अनेक घोड़े और 50 हाथी जयपाल को, सुबुद्दीन को देने थे। परंतु जैसे ही जयपाल अपने राज्य में वापस लौटे, उनको ये संधि अपमानजनक लगी। उन्होंने इस संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने संधि की शर्तों को नहीं माना, न 10 लाख दिरहम दिए सुबुद्दीन को, न 50 हाथी दिए और न घोड़े दिए। सुबुद्दीन देखता रह गया, परंतु वो ये नहीं भूला कि संधि की शर्तों का उल्लेख भारतीय राज्य ने किया है। और थोड़े समय बाद ही, यानी कि शर्त 991 अभी आया ही नहीं था कि संधि की शर्तें न मानने के कारण सुबुद्दीन ने दोबारा भारत पर आक्रमण कर दिया। 991 का समय था 991 ईस्वी, और भारत के ऊपर दोबारा आक्रमण हुआ। वही आक्रमण का मुकाबला करने के लिए वही भारतीय राज्य तैयार था। पंजाब का हिंदू शाही वंश मौजूद था, जयपाल अभी जिंदा थे, उन्होंने दोबारा उसका मुकाबला किया। और कहते हैं इस बार जयपाल ने भारतीय राजाओं के साथ भारतीय राजाओं को पत्र लिखा था, एक मार्मिक अपील की थी। इस संकट के समय उन्होंने ये अपील की थी भारतीय राजाओं से कि वो संकट के समय अपनी सेनाएं, अपनी युद्ध सामग्री उसको भेजें। और एक अच्छा रिस्पांस जयपाल को मिला था। कहते हैं जो जैसा कि तत्कालीन जो इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि अजमेर, कालिंजर, कन्नौज, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज और साथ में जयपाल, ये इन राज्यों का एक भारतीय संघ बना था। इस भारतीय संघ में की सेनाओं ने मिलकर सुबुद्दीन का मुकाबला करने की कोशिश की। यानी कि पहली बार शायद भारत के कुछ शक्तिशाली राजा एक मंच के नीचे आए थे। जयपाल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारतीय संघ बना था। उस संघ ने इस बढ़ते तुर्की जो आक्रांता थे उनको रोकने की कोशिश की थी, और परंतु दोबारा जो युद्ध हुआ वो भी लमगान के अंदर हुआ। लमगान का मैदान, उस लमगान के मैदान में दोबारा युद्ध हुआ, परंतु परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहा। भारतीय सेना दोबारा पराजित हो गई। लमगान के युद्ध में तुर्क दोबारा विजयी रहे। ये लमगान का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब की बार भारत के और राज्य भी उस मैदान में, यानी कि कन्नौज जैसे कन्नौज, कालिंजर, अजमेर जैसे शक्तिशाली राज्य भी उस लमगान के मैदान में पराजित हो गए थे। लमगान की पराजय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पेशावर तक का जो समूचा प्रदेश था, लमगान से लेके पेशावर तक का जो समूचा प्रदेश था तुर्कों के अधिकार में आ गया। एक बहुत बड़ा राज्य इस जो सुबुद्दीन था उसने निर्मित कर लिया। उसके राज्य के अंदर 997 ईस्वी तक सुबुद्दीन के बाद अफगानिस्तान आ चुका था। 997 ईस्वी तक इस सुबुद्दीन के बाद खुरासान, बल्ख, पश्चिम सीमा प्रांत, पेशावर और खैबर के दर्रे जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश आ चुके थे।
पेशावर खैबर के दर्रे भारत की सीमांत पे थे और ये महत्वपूर्ण प्रदेश भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थे अगर इस पर किसी विदेशी का कब्जा होता था तो उस विदेशी के लिए भारत में प्रवेश बहुत आसान होता था। खैबर और पेशावर का प्रदेश भारत की सीमाओं से निकलना भारत के लिए दुर्भाग्यशाली था। बहुत प्रयास किया तत्कालीन भारतीय सीमांत शासकों ने, परंतु सफल नहीं हुए और पेशावर जैसा ये महत्वपूर्ण प्रदेश, खैबर जैसा महत्वपूर्ण प्रदेश तुर्कों के अधिकार में आ गया और इस रास्ते से, खैबर और पेशावर के रास्ते से अब ये तुर्क हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश कर सकते थे। और इसी लंदन के युद्ध में महमूद गजनी ने भी भाग लिया था। युद्ध के अंदर वो भाग ले चुका था, भारतीय सेनाओं के साथ लड़ने का उसको एक अनुभव प्राप्त हो चुका था। इसलिए अब सुबुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के साथ ही क्योंकि भारत के धन से, वैभव से, संपन्नता से वो परिचित हो चुका था, भारतीय रण पद्धति की कमजोरियों से वो परिचित हो चुका था, इसलिए गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मोहम्मद गजनी के भारत के ऊपर आक्रमण कैसा रहा, क्या क्या उसने किया, क्या क्या भारत ने खोया और कितना दर्द था उस लूटमार के अंदर। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको तुर्कों की प्रारंभिक विजय, जो अपने पैर जमाने के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, जो खुरासान के प्रदेश, बल्ख के प्रदेश, पेशावर के प्रदेश, खैबर के प्रदेश, हालांकि भारतीय राजा उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु समय साथ नहीं दे रहा, परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही, मौसम साथ नहीं दे रहा और भारतीय राजा इनका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे या प्रतिरोध में थोड़ा सा असफल हो रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको मोहम्मद गजनी के बारे में बताऊंगा।